हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशीष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसमें भी आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बेसिक अकाउंटिंग कैसे होती है या फंडामेंटल अकाउंटिंग कैसे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लगाइएगा मेरे साथ। कहता है, what time would be taken into consideration for calculation of interest on drawing if equal monthly amount is drawn as drawing at the beginning of each month? सर क्या है पहला क्वेश्चन। अगर प्रत्येक महीने की शुरुआत में समान मासिक राशि आहरण के रूप में निकाली जाती है तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए किस समय को ध्यान में रखा जाएगा? तो अपन एक कहानी बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी। एक ही आदत है कि वो 2,000 रुपया हर महीने निकालता है और वो क्या करता है, फर्स्ट डे पे निकालता है। यानी जैसे अगर अप्रैल से शुरुआत मानो तो 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर 1 मई को निकालेगा एंड सो ऑन। इस तरह वो निकालता रहेगा। तो या तो देखो उसने 12 बार ड्राइंग करी, आप 12 बार कैलकुलेशन करो। पहली ड्राइंग पे 12 महीने का, दूसरी ड्राइंग पे 11 महीने का, तीसरी ड्राइंग पे 10 महीने का। इस तरह से आप करते जाओ तो वो लंबा कैलकुलेशन होता है। तो आप इसका ट्रिक याद कर लीजिए। इसमें 6.5, 6 और 5.5 का रूल लगता है कि अगर कोई फर्स्ट डे पे ड्राइंग करता है, लेकिन ये बात आप पूरी समझिएगा, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है और 12 बार ड्राइंग करता है, यानी पूरे साल ड्राइंग करता है। अच्छा, कोई बंदा अगर मिड ऑफ द मंथ, महीने के बीच में ड्राइंग करता है तो हम उससे 6 महीने का ब्याज लेंगे। ये मंथ आ रहा है ना, ये दर नहीं है। रेट तो क्वेश्चन में गिवन होगी। और अगर कोई बंदा हर महीने के लास्ट डे पे विड्रॉ करता है तो ऑब्वियस सी बात है इसके मुकाबले कम ड्राइंग कर रहा है, क्योंकि ये बंदा तो महीने के पहले पैसा ले लेता है तो इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ये महीने के एंड में पैसे ले रहा है तो थोड़ा ब्याज कम लगेगा। तो इससे हम 5.5 महीने का ब्याज लेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बिगिनिंग, वो हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहा है तो 6.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। इतना सिंपल है। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे निकलेगा, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ नहीं, ठीक है। पर फिर भी अगर आपने टॉपिक तैयार कर रखा है ना तो स्क्रीन पॉज कर लो, क्वेश्चन को खुद लगाओ, बहुत मज़ा आएगा। और अब से हमने 4 चीज़ें एक साथ देना शुरू कर दिया है। मैं जल्दी बता दूं, हम अब से आपको एक पीडीएफ दिया करेंगे, एक क्विज दिया करेंगे, एक डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे और एक यूट्यूब वीडियो। ये चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिल पा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे ऐप पे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मंगा दो। वहाँ ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। ये 4 चीज़ें हर टॉपिक की आपको मिलेगी, कोई चार्ज नहीं, विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। चलो, ए हर महीने 1,000 रुपये का आहरण करता है। कब करता है? प्रत्येक महीने के अंतिम दिन, हर महीने के लास्ट तारीख को पैसा निकालता है। यदि इंटरेस्ट की रेट 5% पर एनम है तो बताओ उससे कितना ब्याज वसूल करेंगे। देखो कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा याद कर लेता है कि सर एंड में होता है ना तो 5.5 महीने का ब्याज लगता है, ठीक है। तो उसे 5.5 याद हो गया, 5.5 के नीचे 12 भी लगाना है, रेट के नीचे आपको 100 भी लगाना है। फिर वो यहाँ पे गलती कर सकता है कि जैसे ए हर महीने 1,000 रुपये ड्राइंग करता है तो वो यहाँ 1,000 रुपये लिख देता है। आपको 1,000 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको 12,000 लिखना है। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो 1,000 करके 12 बार ड्राइंग करता है तो आपको 12 महीने का मल्टीप्लाई करके 12,000 लिखना है, ठीक है। बन गया। कैसे करेंगे? ये पॉइंट हटा दो। ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है तो यहाँ एक जीरो हो गया। तो ये कितने जीरो हो गए? 2 और ये 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो रिमूव हो गए, 12 से 12 रिमूव हो गया। 55 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 और 25 275, तो 275 रुपये। तो आपको कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा ये याद करना है। पार्टनर ड्राइंग करता है, फर्म इंटरेस्ट लेती है, ये सिंपल फिनोमिना है। और कितना लगेगा और कितने महीने का वो डिपेंड करता है कि वो 12 महीने तक आहरण करता है या 6 महीने तक करता है या 3 महीने तक करता है, ठीक है। अलग अलग केसेस है। अभी के केस में 275 आंसर होगा, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ठीक है।
ऑप्शन दे रखे हैं, डी आर साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, सी आर साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, सी आर साइड ऑफ पी एंड एल, या डी आर साइड ऑफ कैपिटल इन करंट अकाउंट। ठीक है, हम बात करते हैं। देखो बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मैं बात करता हूँ, ये है पार्टनर और ये है फर्म। ठीक है, ये आपकी फर्म है। ओके, ये पैसे उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी वाली बात कर लेते हैं, तो ए ने थोड़ा थोड़ा करके 12,000 रुपये निकाल लिया और हमने एक कैलकुलेशन कर लिया और 275 रुपये आ गया। अब बात यह कि 275 रुपये की अकाउंटिंग कैसे होगी। पहले आप क्या करोगे, ए को डेबिट करोगे, ए का पूंजी खाता या ए का चालू खाता डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीआर किया जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आप डीआर किसको करोगे, सीआर किसको करोगे। तो ये आपको सोचने की बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम। कि सर इनकम कैसे, इनकम ऐसे कि ए पैसा उठा रहा है, फर्म से पैसा ले जा रहा है, बदले में फर्म ब्याज लगा रही है, तो फर्म के लिए इनकम है, इनकम को सीआर करते हैं। अकाउंटिंग फर्म के हिसाब से की जाती है, फर्म के लिए इनकम है। उसके बाद क्या होगा, इस अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे। वो कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीआर होगा टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये क्या किया आपने सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ कर दिया और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहुंचा दिया। यानी इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, पहला ये ब्याज पार्टनर्स के खाते में डेबिट किया जाएगा, और दूसरा आंसर हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं। पहला कह रहा है कि डी आर साइड में जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, सी आर साइड में जाएगा, तो ये तो सही है, ये सही है। पी एंड एल की तो ये आइटम नहीं है, क्योंकि अगर ये एकाकी व्यापारी होता, एकाकी व्यापारी सिंगल ट्रेडर होता तो ये बात सही होती। लेकिन ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, को एग्जाम में क्लियर आएगा। और लास्ट में है डी आर साइड ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें इनको थोड़े से ऑप्शन और देने चाहिए थे, जैसे इसमें आंसर हो जाएगा ए एंड डी बोथ। ठीक है, तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो उसमें करेक्ट करके मिलेगा। इसमें ए तो नहीं, सॉरी ए नहीं हुआ, बी, बी एंड डी बोथ, बी और डी ट्रीटमेंट बिल्कुल सही है, वो प्रिंट होने से रह गया है। इसमें बी के साथ साथ डी भी आ जाएगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं,
और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है। अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो Bill and Monica are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, having the capital of 80,000, 50,000। मैं कभी क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ कभी इंग्लिश में, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं, तो इसलिए सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। सबका साथ सबका विकास, खुद का तो पता नहीं कब होगा, ठीक है। तो capital 80,000 and 50,000 respectively, they are entitled to 9% per annum interest on capital before distributing the profits. During the year, firm earned 7,800 rupee before allowing any interest on capital profit apportioned among Bill and Monica. Okay, तो दो पार्टनर हैं, ठीक है। एक तो है बिल क्लिंटन और एक कोई मोनिका है, ठीक है, वाइफ होगी पता नहीं। चलो, तो अब कहानी क्या है ध्यान से देखना। ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी आपको प्रॉफिट होता है और आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो जो भी नेट प्रॉफिट है, आपके पास जैसे प्रॉफिट है 7,800, ठीक है, और पार्टनर इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उतना ही इंटरेस्ट दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये बिल है, ये मोनिका है। मुझे डर लग रहा है तो मैंने कैलकुलेशन रफ में किया। जैसे जो बिल है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि उसकी कैपिटल 80,000 है। अगर 80,000 की कैपिटल है और 9% की रेट है, तो खाली इसी का इंटरेस्ट हो गया 7,200। और बात करें मोनिका की, तो मोनिका की कैपिटल 50,000 है, तो 50,000 का जो 9% हुआ वो हुआ 4,500। आप ये बात समझिएगा, पहले को देने के लिए 7,200 चाहिए, दूसरे को देने के लिए 4,500 चाहिए। दोनों का पेट भरने के लिए आपके पास 11,700 होना चाहिए। इतना आपके पास है नहीं। दोनों को इंटरेस्ट आप दे सको जी भर के, मन भर के, उतना है 11,700। 11,700 आपका है नहीं, तो फिर क्या है, ये जो मामला है इस तरह के मामले को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अपर्याप्त लाभ। प्रॉफिट तो आपका है नहीं, तो अब ऐसा करो, दोनों को बुलाओ, उनको बोलो देखो, इनको क्लियर कट मना मत करो कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको इंटरेस्ट मिलेगा टू द एक्सटेंड प्रॉफिट अवेलेबल। आपको उपलब्ध लाभों की सीमा तक ब्याज दिया जाएगा। ब्याज दे रहा हूं मैं अभी, ठीक है। देखो इन दोनों का आपस में क्लेम रेशो क्या है। ये 7,200 चाहता है और ये 4,500 चाहता है। अगर मैं 0,0 रिमूव करूं तो रेशो बना 720 रेशो 450, और 0 रिमूव करूं तो 72 रेशो 45। अगर 9 की टेबल लगाऊं तो 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 8:5। तो जो आपके पास अवेलेबल है वो 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, यस 8:5। तो आपको 8:5 रेशो लगाना है। तो देखो 7,800 इंटू 8/13, ठीक है, 13×6 = 78। तो आपका पहले का तो हुआ 4,800, इसका भी आंसर मिसप्रिंट हुआ है, मैं भी सही कर दूंगा। और दूसरे का हो जाएगा 600 इंटू 5, 3,000, ठीक है। 7,800 रुपये में इंटरेस्ट दूंगा। आप कोई इसको ये भी कह देता है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट के रेशो में के केस में हम कैपिटल रेशो लगा देते हैं। वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि कैपिटल रेशो से ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। चलो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तो आप समझो इनका जो क्लेम है, इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है,
उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये ज़्यादा सही है। आप कैपिटल रेशो वाली थ्योरी छोड़ दो, ये वाला रेशो याद रख लो। तो 4800 और 3000, इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये मिड प्रिंट हो गया था, ये मुझे बाद में ध्यान आया जब पीपीटी में बना चुका था। खैर बी इसका आंसर हो जाएगा, वो सही मिल जाएगा। कि सर इतनी गलतियां करते हो चलो ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात कर लेते हैं। सीता गीता पार्टनर्स होती हैं और इनका रेशो 4:1 होता है। इनमें मीता, ये नाम अलग है ना, मीता, मीता मैनेजर थी, अच्छी बात है, जिसे 4,000 रुपये का पर महीने का सैलरी मिलता था। इसके अलावा कमीशन को चार्ज करने के बाद आए शुद्ध लाभों पर 5% कमीशन मिलता था। वेतन लेने से पहले वर्ष का लाभ 6,78,000 रुपये है। तो बताओ मीता का कुल पारिश्रमिक कितना हुआ। ओके कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप के अंदर ही जो मैनेजर्स कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन है। बात करते हैं मीता मैडम की। देखिए हमारे पास 6,78,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और ये प्रॉफिट क्लियर है, वेतन से पहले है, मतलब अभी तक हमने सैलरी नहीं दिया है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा लिखूं तो ये है आपका प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो सबसे पहले मैडम को बुलाओ और उनको सैलरी दो, ठीक है, उनको सैलरी दे देंगे 48,000। कि सर कहाँ से आया, देखो 4,000 रुपये महीने में है ना, 4,000 पर मंथ, 48,000 हो गया। अब आपका पास बचा है 6,30,000। अब मुझे बताओ आप कमीशन दे चुके या नहीं दिया। कि सर कमीशन तो अभी दिया ही नहीं। तो ये जो आया है ना, इसको बोलेंगे पी फॉर प्रॉफिट बिफोर कमीशन। जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 6,30,000, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब मैं कमीशन दे दूंगा और इसके बाद ये जो सर्किल आएगा ये क्या आएगा, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, तो बात इतनी है ना कि कमीशन देना है, कितना परसेंट देना है, 5% देना है। कहाँ लिखा है सर, लिखा हुआ है ना 5%। लेकिन कमीशन वाले क्वेश्चनों में हमेशा क्वेश्चन से पूछना, आदत डालो कि 5% कमीशन इस पे देना है या 5% इस पे देना है। इसे कहते हैं कमीशन से पूर्व के लाभों का 5%, इसे, और इसे कहते हैं कमीशन के बाद आए लाभों पे 5%। तो क्वेश्चन ने हमें बोला कि कमीशन को चार्ज करने के बाद, यानी हमें 5% जो देना है वो इस पे देना है। अब ये तो अंडा बना हुआ है, इस अंडे का 5% कैसे निकालें, तो अंडे की जगह आप x लिख दो। कि सर x का 5% कैसे निकालें, तो उलझ जाओगे, मैथ्स अगर आती है तो कर लोगे। तो 6,30,000 इंटू 5/105 कर दो। अगर 10% होता तो 10/110 कर देते, 12% होता तो 12/112 कर देते। कि सर समझ गए बात आपकी। तो 5/105 कर दो, और जब आप ये सॉल्व करोगे तो 30,000 आ जाएगा। तो ये कमीशन की जो अमाउंट है वो 30,000 आ जाएगी। और जब कमीशन की अमाउंट 30,000 आ जाएगी तो पीछे आपको इस x की जगह आपको 6 लाख दिखाई देने लग जाएगा। अब यकायक अपीयर हो गया और आपको लगेगा हाँ यार मैंने सही निकाला है, 6 लाख का 5% 30,000 ही होता है। मुद्दे पे आते हैं। अगर ये पूछे मीता को वेतन कितना मिलेगा तो 48, मीता को कमीशन कितना मिलेगा तो 30,000। इसने पूछा मीता को कुल पारिश्रमिक कितना मिलेगा, तो मीता को कुल पारिश्रमिक मिलेगा 78, दिस 48 एंड दिस 30, 78। वो ये पूछता कि सीता गीता में कितना बांटा जाएगा, तो 6,78 में से 6,78 में 78 तो मैडम ही खा गई, तो फिर आप है ना, तो अभी आपका 78,000 आंसर होगा। तैयार रहना। इस चैप्टर का एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर इस चैप्टर में 2 काम आपको करने चाहिए। एक तो सारी एंट्रीज याद कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ कैसे होता है। इस तरह की बातें याद कर लो। एक तो ये, दूसरा कैलकुलेशन कैसे होती है, कैप इंटरेस्ट जो है उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। और इसके अलावा तो बेसिक पार्टनरशिप आपको आती ही होगी, बाकी मैं अभी देख लूंगा आपको कितनी आती है, वो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अब थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपनड इन केस देयर कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अंडर मेथड। ओके, मैं सिंपल बोलता हूँ, सिंपल। 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है काजल। अजय और काजल 2 पार्टनर हैं, ठीक है। अब पार्टनर पैसा लगाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका हिसाब रखा जाए, दोनों प्रॉफिट भी कमाएंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे, लॉस भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इनका हिसाब रखने के आपके पास 2 तरीके हैं। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, अकाउंटेंट।
अपन अकाउंटेंट हैं, अपन चाहें तो एक तरीका ये है कि अजय का कैपिटल अकाउंट बनाओ और काजल का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बस। और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अजय's कैपिटल, काजल्स कैपिटल और जितने भी कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट हैं वो इसमें लिख दो। अगर आप ऐसा करते हो तो दैट मीन्स आप फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। अगर आप सारी बातें पार्टनर्स की एक ही खाते में नोट करते हो, इसका मतलब है आप परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि यूज कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आप ये भी कर सकते हो कि आप एक तो बनाओ अजय का कैपिटल अकाउंट और एक आप बनाओ अजय का करंट अकाउंट। इसी तरह काजल के लिए एक तो बनाओ आप काजल कैपिटल अकाउंट और एक आप बनाओ काजल करंट अकाउंट, यानी एक पार्टनर के दो दो खाते। अगर आप ऐसा करते हो इसका मतलब आपने अडॉप्ट किया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और ये बहुत ही बुनियादी बात है। एक अकाउंटेंट को सबसे पहले ये तो पता होना ही चाहिए कि हम पार्टनर के लिए चाहें तो सिंगल अकाउंट बना सकते हैं और चाहें तो दो अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप ये विधि अपना रहे हो दैट मीन्स आप स्थिर पूंजी खाता विधि अपना रहे हो। उसमें मेन कैपिटल तो कैपिटल में रखी जाती है और जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट चालू खाते में जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन कहता है पार्टनर का करंट अकाउंट कब बनाया जाता है। तो अगर हमने स्थिर पूंजी विधि रखी है, अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड हिंदी में स्थायी पूंजी विधि के तरीके से खाते बनाए हुए हैं, तो फिर आपको पार्टनर का चालू खाता देखने को मिलेगा। ये कुछ एक थ्योरी है ना, वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अब कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आएगा। होता क्या है कि जब एग्जाम में आ जाता है तो छपे बाद वो इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है। तो होती कोशिश, देखो ज्ञान अनंतम, कहाँ तक पहुँचोगे, कितना करोगे, लेकिन हाँ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसलिए हमेशा जब कोई बच्चा वो ऐसे पूछता है सर ये आपके मैंने एक वीडियो कर लिया अब मेरा हो जाएगा ना, या 30 क्वेश्चन से क्या होता है, इस चैप्टर में 300 क्वेश्चन बन सकते हैं। 300 मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बनाने को कितने भी बन सकते हैं पर ढंग के क्वेश्चन 300 से ज़्यादा बन सकते हैं। तो कोई 30 क्वेश्चन करके कहे कि सर मेरा हो जाएगा ना, तो नहीं होगा। इसलिए पढ़ते रहना पड़ता है, इसीलिए हम फुल कोर्स सजेस्ट करते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। पार्टनरशिप को किस धारा में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 4 आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसकी धारा 4 में साझेदारी को परिभाषित किया गया है। क्या क्या कहा गया है, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं। साझेदारी क्या है, कुछ लोगों के बीच का संबंध है और उसमें वो कारोबार करेंगे, कारोबार के लाभों को बांटेंगे, ऐसा अग्रीमेंट उन्होंने किया है। और वो कारोबार वो सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा लोग चलाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी में 4 पार्टनर है तो चारों के चारों पार्टनर्स का व्यापार में आना ज़रूरी है। कोई एक चला सकता है, 2 3 4 चला सकते हैं। धारा 4 इस बारे में है। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा अगर आपकी तैयारी है इस टॉपिक की तो साथ साथ क्वेश्चन लगाइए। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ ये बात सही है। पार्टनरशिप तभी होगा जब उनके बीच में समझौता होगा, ठहराव होगा, अग्रीमेंट होगा। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, यस। दो लोगों ने मिलके सोचा, मान लो मैं हूं और मेरे फ्रेंड ने मिलके सोचा कि यार अपन है ना सर्दी आ रही है, कंबल खरीदेंगे, गरीबों को फ्री बांटेंगे। अगर ऐसा सोचा कि गरीबों को फ्री बांटेंगे तो आप दान धर्मादा एनजीओ कर रहे हो। या मान लो मैंने ये सोचा कि चलो जिस भाव पे खरीदेंगे उस भाव पे दे देंगे, तो भी आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। बिजनेस होता है मतलब उसका मोटिव पैसा कमाना होता है। तो बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, न केवल व्यापार होना चाहिए और व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर, इसकी जरूरत नहीं है। बिजनेस सब लोग चलावें ऐसा जरूरी नहीं है। ये
अभी जो अपन ने पढ़ा ना, तो अपन कितना ध्यान से पढ़ते हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं, उससे है। थोड़ा ये अभी आ गया है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है तो हमारा जो अटेंशन का वो है वो कम हो गया है। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो अपन नहीं देख पाते, अपने को स्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाती है, हर सेकंड का वो चस्का लगा होता है, 10 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख पाते। पर फिर ऐसे लोग टिकते भी नहीं हैं, है ना। अगर आप एकेडमिक्स में हो, एकेडमिक्स में एंटर होना चाहते हो, लंबा जाना चाहते हो, तो फिर थोड़ा आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उसके बिना पार नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अभी अपन ने वो पॉइंट पढ़ा था कि उनमें से कोई एक या उनमें से एक से अधिक व्यक्ति चला सकते हैं, तो ये कहना गलत हो गया ना कि व्यवसाय को सभी के द्वारा चलाया जाना चाहिए। ठीक है। यही फर्क होता है कि आप, अगर आपने ये टॉपिक नहीं सुन रखा है तो आपको लगेगा यार सही तो है, पार्टनरशिप में सब लोग मिलकर व्यापार चलाते होंगे। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ रखी है तो फिर आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होती है, तो इसलिए पढ़ा हुआ हमेशा दूसरों से आगे निकलता ही निकलता है, अगर जिसने पढ़ रखा है तो। ठीक है। नेक्स्ट एक और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, आप बताना इनमें से कौन सा सच है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर आपने स्थायी पूंजी रखी तो हाँ ये लगभग सच है। अगर आपने स्थायी पूंजी विधि रखी तो क्या होता है, एडजस्टमेंट, तो जैसे एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग प्रॉफिट लॉस, इस तरह की चीज़ें होती है। तो एडजस्टमेंट सारे चालू खाते में जाते हैं, तो चालू खाते का शेष डी आर सी आर हो सकता है, लेकिन जो मेन पूंजी खाता होता है उसका शेष हमेशा सी आर होता है। अपन दिवालियापन वाली बात को छोड़ देते हैं, ये बात जनरली सच है। इसके अलावा चालू खाते में सकारात्मक या नकारात्मक शेष हो सकता है, ये भी सही है। करंट अकाउंट का बैलेंस डी आर अथवा सी आर हो सकता है, ये बात ट्रायल बैलेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनशील पूंजी विधि से रखी गई पूंजी में सकारात्मक या नकारात्मक शेष हो सकता है, यस। क्योंकि क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी विधि में आप सिंगल खाता बनाओगे, जैसे अजय का खाता बनाओगे, सारे एडजस्टमेंट आप उसमें डालोगे तो हो सकता है अजय की तबीयत खराब हो जाए। मतलब अजय के खाते में रकम जमा भी होगी, अजय के खाते में रकम डेबिट भी होगी, तो फिर उस खाते का कुछ भी हो सकता है। उस खाते का, उस मेथड का नाम ही क्या है, परिवर्तनशील। उसमें पूंजी फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है। तो जनरली सीआर होता है, लेकिन उसमें कुछ भी हो सकता है, और करंट अकाउंट में तो कुछ होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है ना। ठीक है। चलिए, अब ये एक मेरी आदत है कि मैं एक चैप्टर को 1 घंटे के वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ एमसीक्यू के थ्रू। बाकी तो ये चैप्टर में 10-12 लेक्चर लगेंगे ही लगेंगे, वो हमारे फुल कोर्स में अवेलेबल होते हैं। वो अगर सीरियसली पढ़ना है तो वो 10-12 लेक्चर सुनने पड़ेंगे, तब आपको ये सारे मज़े की चीज़ें लगेंगी। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A partner that does not take part in the management of business but he or she has made investment in business and liable to creditors of the business is known as। कोई एक बंदा है, उसकी 3 खासियतें हैं। Does not take part in the management, वो व्यापार के प्रबंधन में भाग नहीं लेता। क्या खरीदना, क्या खरीदना, क्या बेचना, वो दिमाग नहीं लगाता, वो आता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन वो बंदे ने पैसा लगा रखा है, ऐसी बात नहीं है, पैसा लगा रखा है। और वो अगर कभी बिजनेस की थर्ड पार्टी की तरफ लायबिलिटीज हो गई तो उसके प्रति वो भी लायबल होगा। ऑल्दो वो बिजनेस में नहीं आता तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता तो मैं नहीं जानता। तो ऐसा होता है आपका सुषुप्त साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, स्लिपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। तो ये इंग्लिश में नाम है डॉर्मेंट और स्लिपिंग, हिंदी में नाम है निष्क्रिय, एक वर्ड होता है सुषुप्त। अगर आपने कभी ज्वालामुखी सुने होंगे तो ज्वालामुखी के प्रकारों में एक प्रकार होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ रहता है। पर सोया हुआ रहता है डजंट मीन उसके अंदर लावा नहीं है। तो ये सोया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ लायबल नहीं है। ये वाला पट्टा भी थर्ड पार्टी की तरफ लायबल होता है, निष्क्रिय साझेदार। इसको इनएक्टिव, हिंदी में एक और नाम आया शांत साझेदार। बाकी सारे ऑप्शंस भी आप पढ़ लेना, पार्टनर्स के 10 एक प्रकार होते हैं, करीबन 10 तरह के साझेदार होते हैं, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ए इसका आंसर था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं बस एक बात बोलता हूँ कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट जाते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और जो प्रॉफिट लॉस होते हैं। उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, पर मोटे तौर पे इस चैप्टर में तीनों चारों चीज़ें होती हैं, इनको अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसके अलावा ये जो लोग ड्राइंग करते हैं वो, ठीक है। तो ये अब ये कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ नहीं जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगी,
एडिशनल कैपिटल ये नहीं जाएगी, ड्राइंग जाएगी, पार्टनर की सैलरी जाएगी। ठीक है, मैं आपको वैसे ही एक बात, ये आप या तो खाता याद कर लो, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग पार्टनर करता है, इससे उसकी पूंजी कम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी उसकी पूंजी कम होती है, पार्टनर की सैलरी से उसकी पूंजी प्लस होती है। एडिशनल कैपिटल जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है, जो एक्स्ट्रा कैपिटल वो लगाता है ये बात कैपिटल अकाउंट में दर्ज की जाती है, करंट अकाउंट में ये बात दर्ज नहीं की जाती। इसने हमसे करंट अकाउंट की बात पूछी थी, है ना। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम, अनलिमिटेड या लिमिटेड टू द अमाउंट गारंटीड बाय देम। एक बात आप सिंपल समझ लीजिए, साझेदारी में जब हम कुछ नहीं कहते तो साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसका क्या मतलब है, अजय ने 20 लाख रुपए लगाए, काजल ने 15 लाख रुपए लगाए, इन दोनों ने 35 लाख रुपए के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। मान लीजिए इन्होंने एक मेडिकल शॉप खोली और दवाइयाँ बेचना शुरू करी। ठीक है, मान लो कि इनकी लापरवाही से किसी की डेथ हो गई, इन्होंने गलत दवाई दी, बिल्कुल देखा नहीं, डेथ हो गई। अब कोर्ट के ऑर्डर पे 80 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा गया कि फर्म को, मरने वाले के घर वालों को 80 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। तो क्या अजय ये कह सकता है कि साहब मैं तो नहीं दूंगा, या अजय ये कहेगा कि भाई मैंने तो बस 20 लाख रुपए लगाए हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, मतलब मेरी फर्म में जो पैसा है वही पैसे से मैं दे पाऊंगा, बाकी हम नहीं देंगे? ऐसा नहीं होगा। पार्टनर्स का दायित्व असीमित होता है। अगर इनके पास, देखो अजय और काजल ये बहुत अमीर लोग हैं, इन्होंने इस मेडिकल शॉप में पैसा लगाया है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनके पास पर्सनल एसेट्स भी होगी, तो अपने पर्सनल एसेट से भी इनको फर्म की लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा होता है। पहले नियम ये होता है, फर्म के दायित्व फर्म की संपत्तियों से चुकाए जाते हैं, और अगर फर्म की संपत्तियां अपर्याप्त हों तो साझेदार की निजी संपत्तियों से रकम का भुगतान किया जाता है। इसलिए पार्टनरशिप जिसके साथ करनी, बहुत संभाल के करनी, बहुत रिस्की होती है। साझेदारों का दायित्व जनरली असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। बताओ, पार्टनरशिप में प्रॉफिट अर्निंग होती है जनरली, यस। को ओनरशिप होती है, होल्ड पे रखो। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यस। म्यूचुअल एजेंसी होती है, यस। म्यूचुअल एजेंसी, एक ही एग्जांपल चलो देते हैं। अजय और काजल है, ठीक है, और एक मान लो शाहरुख है, 3 पार्टनर हैं। तो अजय जब काम करता है तो अजय की हैसियत होती है एजेंट की, और उसके लिए अजय के द्वारा किए गए कार्यों के लिए काजल और शाहरुख लायबल होंगे। काजल के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अजय और शाहरुख लायबल होंगे। एक साझेदार के द्वारा किए गए कार्यों से अन्य साझेदार लायबल होते हैं। अगर आप समझेंगे तो अजय एजेंट की हैसियत में भी होता है और प्रिंसिपल की हैसियत में भी होता है। इसे म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, और ये किसी भी पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट, सच्चा मूल्यांकन, सच्चा परीक्षण पारस्परिक एजेंसी है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप का ये भी एक अनिवार्य लक्षण है कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। देखो, ये जो संपत्ति का सह स्वामी है ना, वो पता है क्या है? वो यूँ समझो कि एक प्लॉट है और उसकी कीमत 40 लाख रुपए है, मौके की जगह है, पर मेरे पास 20 लाख रुपए ही हैं। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और 20 लाख रुपए मेरे दोस्त के पास है, हम दोनों ने मिलके इसकी रजिस्ट्री करा ली, इसको खरीद लिया। तो ये जो मामला है ये को ओनरशिप का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों को ओनर हैं। दुनिया को लगेगा सर यही तो पार्टनरशिप है, नहीं, ये को ओनरशिप है। को ओनरशिप इज डिफरेंट एंड पार्टनरशिप इज डिफरेंट। तो ये संपत्ति का सह स्वामित्व है ना, ये साझेदारी का अनिवार्य लक्षण नहीं है। या मान लो एक पति पत्नी है, पति पत्नी को अपन लाइफ पार्टनर बोलते हैं, लेकिन कानून की नज़र में वो पार्टनर नहीं है।
पार्टनरशिप अलग होती है, संबंध अलग होते हैं, संबंधी अलग चीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील पूंजी विधि के तहत साझेदार की पूंजी पर ब्याज। ओके, तो पहले तो आपकी विधि ऐसी है जिसमें कैपिटल चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट होती है, एक तो इस बात का ध्यान रखना। और जैसे अजय है, ये फर्म है, अजय ने 20 लाख रुपए लगाए हैं, तो फर्म इस बार क्या करेगी, ब्याज देगी। शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें फर्म आहरण पे ब्याज ले रही थी, अभी पूंजी पे ब्याज देगी। देगी तो ये एक तरह का खर्चा हो गया। देखो इतना आपको सोचना पड़ेगा, है ना, इतना आपको सोचना पड़ेगा, सोच के करोगे तो हमेशा सही आंसर आएगा, नहीं तो फिर अंट शंट तुक्के लगाओगे, टप्पे लगाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर होगा, टू अजयस कैपिटल आंसर आएगा, और टू अजयस करंट आंसर आता। अगर इनकी फिक्स्ड कैपिटल होती, अगर इनका फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो आप करंट अकाउंट यूज करते, पर चूंकि इनका फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग है तो ये इसका आंसर होगा। अब आंसर आप समझ गए। एक बात और बोल दूं, इसके बाद आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। ये कौन सी एंट्री है, ये इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री है। नाउ द क्वेश्चन, इसे साझेदार के चालू खाते में, तो इस विधि में चालू खाता होता ही नहीं है, साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अभी देखो ना, पूंजी पे ब्याज मैंने क्या किया, अजय के खाते में क्रेडिट किया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर वापस चालू खाते लिख रहा है, छोड़ दो। फिर ये लिख रहा है कि पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, गलत है ना। क्रेडिट और डेबिट को सीरियसली लेना। मैथ्स में जितना ध्यान बच्चा प्लस माइनस का रखता है ना, कि प्लस का निशान लगेगा या माइनस निशान लगेगा, और उससे ज़मीन आसमान का अंतर आता है, उसी तरह पार्टनरशिप में भी क्रेडिट और डेबिट इंपॉर्टेंट होता है, समझना होता है। आम भाषा में अपन क्या बोलेंगे, साझेदार के खाते में उसका जो ब्याज होता है वो जमा किया जाता है, जमा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट किया जाता है, लेकिन लाइन क्लियर जानी चाहिए कानों में, पार्टनर के खाते में जमा किया जाता है। तो पार्टनर के खाते में जमा किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर होगा, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री ऐसे बनेगी। वो क्या पूछता है, इस दो बातों से, इन दो बातों से 4 तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। बी रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ठीक है, अब एक लड्डू क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। डीड इसे आप एक तरह समझ लो स्टाम्प पेपर। अगर मोटे तौर पे अगर अजय और काजल ने पार्टनरशिप की, है ना, और जैसे मैंने बताया कि अजय ने 20 लाख रुपए लगा रखे हैं और काजल ने 15 लाख रुपए लगा रखे हैं, और इसके बाद एक बार फर्म पे संकट आ गया, तो अजय पैसे वाला है, तो अजय ने 10 लाख रुपए और लगाए, लेकिन उसने कहा मैं कैपिटल नहीं लगा रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए मैं फर्म को एज अ लोन दे रहा हूँ। ठीक है, ये लोन चाहते तो बाहर से भी ले सकते थे, पर उन्होंने कहा बाहर हाथ फैलाएं, इससे बढ़िया अजय पैसे वाला है, तो अजय ने 10 लाख रुपए एज अ लोन लगाए, लेकिन उनके बीच में ये अग्रीमेंट नहीं था, राइटिंग में अग्रीमेंट नहीं था कि लोन का ब्याज कितना होगा, तो इन लोगों ने ब्याज तय नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता, सही बात है, लेकिन जो लोन का ब्याज है वो दिया जाता है, और उसकी रेट है 6%। अब अगेन 6% में भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में 6% लिखा हुआ है। अगेन ये बात पड़ती है कि कितना ध्यान से आप पढ़ते हो। पहली बात तो 6% वार्षिक है, तो वार्षिक यहाँ दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो एक तो ये गलत हो गया। लेकिन फिर आपको फंसा दिया कि 6% कौन सा, सादा इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको 6% पर एनम देना है, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इट मीन्स, मतलब ये कि अजय ने जैसे 10 लाख रुपए दिया, है ना, इस साल का ब्याज हो गया 60,000 रुपये, तो अगले साल उसको 10,60,000 रुपये ब्याज अगर आप देते, अगर आप 10,60,000 रुपये ब्याज देते, तो इसका मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होती। हर साल का ब्याज आपको 10 लाख रुपए की मूल राशि पे निकालना है। 10 लाख का 6% 60,000, अगले साल भी अगर मान लो लोन रह गया बाकी, तो 10 लाख का 6% 60,000, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो याद करना है, कोशिश करके अच्छे से अच्छा याद करना है, इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू। अच्छा, तो जो पार्टनर का लोन है, जैसे अजय की बात कर रहे हैं, तो अगेन ये समझो, ये आपका हो गया अजय,
और ये इसने 10 लाख रुपए का लोन दिया, किसको? फर्म को। तो पहले बताओ कौन ब्याज लेगा कौन देगा, ऐसे सोचा करो, 2 3 4 बार सोचोगे आपको ब्रेन को आदत पड़ जाएगी सही सोचने की, कि सर अजय ने लोन दिया तो अजय को तो ब्याज मिलेगा, तो इसका दूसरा मतलब हुआ फर्म ब्याज देगी। फर्म ब्याज देगी, पहली बात तो ये हो गई कि हाँ फर्म ब्याज देगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खर्चा है। और फिर क्या मतलब है, खर्चा डीआर होता है, दैट्स वाई अपन ने बेसिक अकाउंटिंग पहले सीखी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डीआर होगा। पिछली बार कैपिटल का इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, अभी ब्याज लोन का है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोला। इंटरेस्ट ऑन लोन टू, ये जो ब्याज होता है वो क्या होता है ना, कैश में नहीं दिया जाता, ये पार्टनर्स के लोन खाते में चला जाता है। तो इस तरह की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एज लोन। एंड अगेन ये इंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट हुआ विच इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते, खातों के टाइप अपन ने पढ़े हैं, तो फिर बाद में क्या होगा, राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ होके ये खाता अपने पापा के पास जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के पापा कौन लगते हैं, पी एंड एल। कि सर आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बोल रहे थे, नहीं, देखो एक होता है लाभों पे प्रभार और एक होता है लाभों का नियोजन। लाभों पर प्रभार मतलब वो भार है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, वो आपको देना ही देना है। तो कैपिटल पे ब्याज तो आप देने से इनकार कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है फर्म के पास तो साझेदार को ब्याज देने से मना किया जा सकता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो फर्म को देना ही पड़ेगा चाहे हानि ही हो। तो ऐसी आइटम, ऐसा खर्चा जो आपको भुगतना ही पड़ेगा, जैसे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कई लोग सोचते हैं प्रॉफिट होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, नहीं, डेप्रीसिएशन चॉइस नहीं है, डेप्रीसिएशन आपको लगाना ही है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इन अ सिमिलर वे इंटरेस्ट ऑन लोन आपकी फर्म को देना ही देना है। तो ये पूछ रहा है कि ये ब्याज कहाँ जाएगा, इस ब्याज से किसको डीआर किया जाएगा। तो या तो पहले पहले कौन डीआर हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इवेंचुअली कौन डीआर हुआ, पी एंड एल। तो ये कहना कि पार्टनर का लोन खाता डीआर होगा तो गलत है, क्योंकि पार्टनर का लोन खाता तो सीआर होगा, क्योंकि लोन खाते में ब्याज जमा होगा। पार्टनर का पूंजी खाता, लोन के मामले में पूंजी खाते को छेड़ना ही नहीं है, उसको सेपरेट रखो, पूंजी अलग लोन अलग। लाभ हानि खाता डीआर होगा, ये बिल्कुल सही है, और डी इसका नजदीकी ऑप्शन था पर गलत है, आपको याद होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा, पी एंड एल में। ठीक है, कोशिश करें जितनी चीजें कॉन्सेप्ट से याद हो कॉन्सेप्ट से याद करें, नहीं तो फिर याद रटना तो है ही है, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलो, साझेदारी के माध्यम, साझेदारी, अच्छा यहाँ पे डैश डैश यहाँ होना चाहिए। साझेदारी किसके माध्यम से अस्तित्व में आती है, जब आज अजय और काजल का आपस में परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, हाय माई सेल्फ अजय, हाय माई सेल्फ काजल, तब पार्टनरशिप अस्तित्व में आती है। या पार्टनरशिप का जब वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तब अस्तित्व में आती है, जब वो अग्रीमेंट करते हैं तब पार्टनरशिप अस्तित्व में आती है। तो ये सही है, साझेदारी का जन्म ठहराव से होता है, समझौते से होता है, अग्रीमेंट से होता है। ठीक है, सिचुएशन, अजय और काजल आज के दिन पति पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर बन जा गए। पार्टनर होने के लिए आपको, है ना, एक पक्ष प्रस्ताव करेगा, दूसरा पक्ष उस पर स्वीकृति देगा, है ना, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इक्वल टू ठहराव, तब जाके पार्टनरशिप का जन्म होगा। तो सी इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन है पर कई बार आसान क्वेश्चन काम खराब कर देते हैं। आगे है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप व्हाट इज द रूल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रख लेना है। देखो, अच्छी बात तो क्या है कि पार्टनर्स को, ये अजय है और ये छोटे वाली काजल है, इन दोनों को जो भी आपस में तय करना है तय कर लो, और उन सारी बातों को एक स्टाम्प पेपर पे लिख दो, पार्टनरशिप डीड पे लिख दो। अगर लिख दिया स्टाम्प पेपर पे तो सब सच है, जैसे ये दोनों लिख सकते हैं हम इतना इतना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना इतना परसेंट देंगे, वो सब ठीक है। लेकिन अगर अजय और काजल ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है और अजय मान लो हर महीने 5,000 रुपया महीने की ड्राइंग करता है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। भले काजल का दिल जलता हो ये सोच के कि मैं तो ड्राइंग करती नहीं हूँ, अजय इतनी ड्राइंग करता है तो ब्याज तो लगना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से वो कह भी सही रही हो, लेकिन सिंपलिसिटी ये कहती है अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है
तो फिर आहरण करने वाले से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। सिंपल सोबर आंसर काजल मैम, सॉरी। ये सारे नियम हैं कि अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया तो किसी को भी वेतन कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लोन का ब्याज 6% पर एनम होगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। पहले ही कह देता हूँ, ये बात 1932 में ही कह दी थी पार्टनरशिप एक्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो लड्डू क्वेश्चन हो गया, इट्स लाइक रामायण खत्म हो गई। अब राम जी कौन थे? इस चैप्टर में अगर आपको लाभों का विभाजन करना है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने यही पूछा था। लाभ हानि नियोजन खाता, सम सेज विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये खाता हमें पता है पी एंड एल नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए बनता है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट आपका नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करने के लिए, अशुद्धि का सुधार अगर अगले वर्ष में किया जा रहा है तो ये खाता बनता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपनाया गया है और पार्टनर दो दो खाते बनाने को तैयार है तो समायोजनों को दर्ज करने के लिए पार्टनर का चालू खाता बनाया जाता है। बाकी साझेदारों के बीच में लाभ हानि का वितरण करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, कई बातें सिंपल है, मैं रिपीट करता हूँ, मेरा मन नहीं मानता इसलिए। कहता है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, ये लाइन सही है। फर्म का पंजीयन कराना भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, ये सही है। साझेदारी फर्म का पंजीयन भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, या साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक या वैकल्पिक है, ये सही है। देखिए, ये 3 क्वेश्चनों में आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे। क्या पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड स्टाम्प पेपर पे सब लिखा होना जरूरी है? नहीं, आप मौखिक पार्टनरशिप भी कर सकते हो, लिखित में स्टाम्प पेपर पे सब जरूरी नहीं है। इसी तरह से क्या पार्टनरशिप अग्रीमेंट का लिखित होना आवश्यक है? पहली बात आगे नहीं। और क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? नहीं। अगर अजय और काजल 2 पार्टनर बने हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इनको पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही बातें ज़रूरी नहीं है, करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो मत करो। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ इसे कंपनी से अलग करती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसमें किंतु परंतु चॉइस नहीं है। फर्म का रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, डिस्क्रिशनरी है। नेक्स्ट, पी और क्यू पार्टनर्स हैं, बताइए इनमें से कौन सा दावा सही है। बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है, मतलब उन लोगों ने पहले कुछ तय नहीं किया था और अब वो आपके सामने कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए आ गए हैं। पहला स्टेटमेंट एक्स स्टेटमेंट है जिसमें पी ये कहता है मैं एक एक्टिव पार्टनर हूँ और मुझे 10,000 महीना सैलरी मिलनी चाहिए। हमने कहा तेरी बात वैसे सही है, आज के महंगाई के ज़माने में काम करने वाले को 10,000 महीना तो मिलना चाहिए, लेकिन अगर तुझे चाहिए था वेतन तो तेरे को ये बात पार्टनरशिप डीड में डलवानी चाहिए थी। अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी फॉर द लॉस, हम पेशेंट को नहीं बचा सकते, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, क्यू ने कहा कि मैंने फर्म को लोन दे रखा है और मुझे 10% का ब्याज मिलना चाहिए। मैं कहा भाई ज़्यादा बता रहा है, 6% तू बोलता ना, क्योंकि अगर तुझे 10% चाहिए था तो ये बात तुझे स्टाम्प पेपर पे डलवानी चाहिए थी, पहले कहाँ था तू। अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी फॉर द लॉस, पेशेंट को नहीं बचा सकते। नेक्स्ट, पी ने 20,000 कंट्रीब्यूट किया है, क्यू ने 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। पी ने पैसा कम लगाया है, क्यू ने पैसा ज़्यादा लगाया है। पी चाहता है कि उसे बराबर शेयर मिलना चाहिए। आपको ये बात नाजायज़ लग सकती है लेकिन ये बात कानूनन सही है। पी तो सही कह रहा है, यानी जेड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। पी ने ऑल्दो पूंजी कम लगाई है, क्यू ने ज़्यादा लगाई है। क्यू शायद चाहेगा कि लाभों को 2:5 में बांटा जाए, लेकिन
लाभों को 1:1 में बांटा जाएगा, क्योंकि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है या अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट दिस पॉइंट की प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी, यानी जेड स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं है कानून के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी। आप यहाँ 6% देखोगे, आंसर लिख दोगे, एग्जामिनर गलत कर देगा, किससे क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो आप 6% रटाए जा रहे थे। यही तो है बाबू, फिसल जाते हैं ना अपन लोग। ये 12th बोर्ड राजस्थान की किताब में क्वेश्चन था, मैं खुद पहली बार में फिसल गया। 6% के साथ क्या लिखा है, पर एनम, और अगर इस रेट को मंथली कन्वर्ट करना हो तो 6/12, तो क्या रेट निकल के आई, 0.5% पर मंथ। अब देखो इसमें इसने क्या लिखा हुआ है, 6% पर महीना। आपको याद है 6% पर एनम नहीं होता है, सही आंसर होता है 6% पर एनम। और दूसरी क्या दे रखी है, 0.5% पर मंथ। ये सुनी भी नहीं है लेकिन ये सही है। इसने बदमाशी करी, 6% की रेट को एनुअल ना देके मंथली दे दिया, सत्यानाश कर दिया। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाती है मेरिट पूरी के पूरी। ठीक है, आदमी को नौकरी करनी होती है अपने शहर में, पता चलता है 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, खाली एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होने से इतना कयामत आ जाती है। तो होती कोशिश गलती मत करो, गलतियां तो वहां हो ही जाएगी, तो तुम ओस करके गलतियां मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, दो साझेदारों के बीच के संबंध को आप कैसे मानते हैं। वो दोनों क्लोज रिलेटिव हैं, वो एजेंट और प्रिंसिपल हैं, वो जूनियर सीनियर हैं, वो दोस्त हैं। नहीं नहीं, दोस्त वोस्त कुछ नहीं है ना, वो रिश्तेदार हैं, वो आपस में एजेंट और प्रिंसिपल हैं। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर ए बी सी की फर्म है और ए कुछ करके आता है, ए ने मान लो एक सौदा किया, मान लो ए ने एक 10 लाख रुपए का माल खरीदा, तो ए की हैसियत होती है एजेंट की, और ए के उस कार्य से बी और सी लायबल होंगे। जैसे आप सोचो, एजेंट प्रिंसिपल क्या होता है, मान लो मेरा एक बंदा है, वो ऑर्डर लेके आया, तो वो मेरा एजेंट है, तो जो उसने काम किया उसके लिए मैं लायबल हूँ, मुझे वो ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा क्योंकि वो एजेंट ने काम किया। तो ए ने कोई काम किया तो बी और सी उस काम को पूरा करेंगे, वो नटेंगे नहीं कि ए को जानो, ए से पूछो, नहीं। और अगर मान लो बी कोई काम करके आया तो बी की हैसियत एजेंट की होगी, अब ए और सी की हैसियत प्रिंसिपल की होगी। नाउ वॉच क्लोजली, ए थोड़ी देर पहले एजेंट था और ए अब क्या है, ए अब प्रिंसिपल है। तो जब कोई व्यक्ति एजेंट और प्रिंसिपल दोनों की हैसियत में होता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और ये सबसे सुंदर गुण है, और ये इकलौता गुण केवल और केवल पार्टनरशिप में देखने को मिलता है और कहीं नहीं देखने को मिलता है ना। एजेंट की हिंदी वैसे अभिकर्ता होती है, तो कभी कभी अभिकर्ता शब्द भी होगा तो ध्यान रख लेना, है ना, क्योंकि सत्यानाश करने में तो तुले हुए ही हैं लोग। ए और बी साझेदार हैं, लाभ हानि खाते के अनुसार 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ है, साझेदार के आहरण पर कुल ब्याज 1000 रुपए है, चूंकि वेतन 40,000 रुपए हर साल का है, चूंकि अच्छा ए की सैलरी बोल रहे हैं, ए की सैलरी 40,000 रुपए साल की है, बी की सैलरी 3,000 रुपए महीना है। ध्यान से आंखें खोल के पढ़ना। लाभ और हानि नियोजन खाते के अनुसार विभाजन योग्य लाभ कितना होगा। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ये सबसे पहले आपको पी एंड एल से शुरू करना है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आ रहा था वो आपको लिख लेना है। जैसे आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 2 लाख रुपए आ रहा है। उसके बाद जैसे फर्म ने ब्याज कमाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म ब्याज कमाती है। चूंकि मैंने क्वेश्चन अभी बनाए हैं तो मुझे याद है, 1000 रुपये इसने ब्याज कमाया, तो फर्म के पास 2,01,000 रुपये हो गया। अब ये लोग आ गए भागे भागे, ए ने कहा मुझे सैलरी चाहिए, तो लाभों में से वेतन दिया जाएगा। जैसे ए को जो सैलरी चाहिए वो है 40,000 रुपया, और बी की जो सैलरी है वो है 3,000 रुपये महीना, यानी 36,000 रुपया साल का। दोनों को मिला के 76,000 रुपये चाहिए। 76,000 रुपये आपके पास पड़े हैं, 2,01,000 में 76,000 गए, तो बाकी आपके पास 1,25,000 बचे। इसे हिंदी में अपन बोलते हैं विभाजन योग्य लाभ। वो लाभ जो बांटे जाने हैं, विभाजन योग्य लाभ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट आपको ए के पूंजी खाते में और बी के पूंजी खाते में डाल देने हैं, या अगर आपने चालू खाते बना रखे हैं तो ए इज करंट और बी इज करंट लिख देंगे। और इनका जो भी रेशो है, सपोज करो 3:2 या 1:1, जो भी रेशो है इन्होंने बताया नहीं,
कुल मिला के आपको 1.25 लाख रुपए बांटना है। इसने हमसे यही पूछा था कि बताओ कितना लाभ बांटने जैसा है, तो 1.25 लाख रुपए बांटने जैसा है, बी इसका आंसर होगा। सरल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के परिवर्तनीय पूंजी खातों को डेबिट किया जाता है, तो बताओ कब आप पूंजी खाता डेबिट करोगे। जैसे अजय आज के एग्जाम्पल में है, अजय देवगन में ऐसे मेरा फेवरेट हीरो है, तो अजय को कब डीआर करोगे, तो पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज तो अजय के खाते में क्या होगा, जमा किया जाएगा। अगर ये अजय है तो अगर वो जो पूंजी लगाएगा तो वो ब्याज तो मैं इसके खाते में जमा करूंगा, यानी क्रेडिट करूंगा। वेतन, अगर अजय मान लो एक्टिव पार्टनर है तो मैं वेतन उसके खाते में जमा करूंगा, है ना। जमा का मतलब इस बात की तो उसको शाबाशी मिलेगी, इसने पूंजी लगाई है तो उसका ब्याज मिलेगा, मतलब उसकी शाबाशी मिलेगी, उसका क्रेडिट मिलेगा। ये एक्टिव पार्टनर है तो उसका वेतन की उसको शाबाशी मिलेगी, क्रेडिट मिलेगा। अगर उसने लाभ कमाया है तो लाभ भी उसके खाते में क्या होगा, जमा होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने निकासी करी है, अगर उसने पैसा निकाला है, तो जो ब्याज है वो डेबिट किया जाएगा। तो ये वाला ब्याज उसके खाते पे डेबिट किया जाएगा, बाकी तीनों रकमें उसके खाते में जमा की जाएंगी। डी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वापस ये क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को 6% कैपिटल पे ब्याज मिलेगा अगर प्रॉफिट होंगे। गलत बात। पार्टनर्स को 9% ब्याज मिलेगा अगर प्रॉफिट होंगे, तो गलत बात। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की रेट पे, गलत बात। सही बात है कि पार्टनर्स को ब्याज मिलेगा ही नहीं। सपोज करो अजय ने फर्म में 20 लाख रुपए लगाए थे, काजल ने फर्म में 15 लाख रुपए लगाए थे। इन लोगों ने अग्रीमेंट बनाया ही नहीं, और अग्रीमेंट बनाया भी तो इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने कोई लिखा ही नहीं, तो इनको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल शेयर कर दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। डी। तो जागो ग्राहक जागो, अगर आप पार्टनर बनने जा रहे हो, मन में कोई ख्वाहिशें हैं तो लिख लो। इसमें क्या होता है, जब पार्टनरशिप अपन किसके साथ करते हैं, जिसके साथ हमारा अच्छा संबंध होता है, तो उस समय अपन बस यारी दोस्ती में सब अच्छा लगता है, धंधा शुरू कर लेते हैं, बाद में माथे फोड़ते हैं एक दूसरे के। तो अगर आपको, है ना, अगर आपको कोई मन में इच्छाएं हैं कि मैं एक्टिव पार्टनर हूं, मुझे वेतन चाहिए, तो ये बात, इसको बोलते हैं क्लॉज, तो वो क्लॉज आप पार्टनरशिप में डीड में डालो। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, आपकी कैपिटल ज़्यादा है, आपको ब्याज चाहिए, तो ये बात लिखो। नहीं लिखोगे तो बाद में कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा, समझ लो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन, हाँ अब देखते हैं। ये आप तो सही गलत बताना। लाभ और हानि को साझेदारों के बीच में कैपिटल रेशियो में साझा किया जाएगा, ये बात क्या लिखी हुई है, गलत। क्योंकि पता है ना, प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते हैं। साझेदारों को वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक देय नहीं होगा, ये बात सही लिखी हुई है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये बात सही लिखी हुई है। साझेदारों से आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, ये बात सही लिखी हुई है। ऑड वन आउट से भी पहचान सकते हो, सत्य असत्य की तरह से ही। अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो बी, सी और डी में जो बात लिखी है वो सही लिखी हुई है, ए जो लिखी हुई है वो बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वापस आपको ये चैप्टर पक्का करा रहा है। साझेदारी समझौता लिखित में होना आवश्यक है, कोई नहीं है, करो, मौखिक करो। आहरण पर ब्याज की गणना हमेशा पूरे वर्ष के लिए कुल आहरण पे की जाती है, गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अजय ने 60,000 रुपया आहरण किया। अब मैंने आपको डेट नहीं बताई कि अजय ने साल के फर्स्ट डे पे आहरण किया, मिड में आहरण किया, लास्ट में, कब किया आहरण मैंने बताया नहीं। तो अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको मान लो आपको ब्याज लेना है तो उस क्वेश्चन में ब्याज हम 6 महीने का लेंगे। ठीक है, अगर पार्टनर के ड्राइंग की डेट गिवन नहीं हो तो आपको उससे आधे वर्ष का ब्याज लेना है। ये इसलिए जो लिखा था इन्होंने गलत लिखा था। इसके बाद है, फर्म के व्यापार का संचालन सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी भी एक साझेदार द्वारा किया जाता है, ये बात सही लिखी है, ये बिल्कुल सही लिखी हुई है।
और परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं, गलत कह रहा है। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी विधि में साझेदारों के चालू खाते नहीं बनते, एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट। तो बस मिल गया हमें, इसमें जो सी लिखा है वो सही है, सी लिखा है वो सही है। नेक्स्ट। ओके, अब ये दो क्वेश्चन आखिरी के हैं, थोड़े मेहनत वाले हैं और आप फिसल सकते हो। कई बार क्या होता है, पार्टनर्स अकाउंट बनाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, तो बाद में आप उस गलतियों को सही कर सकते हो। कैसा करेंगे, मैं इसके दो नमूने आपको बता रहा हूं। जैसे एक्स वाई जेड की कैपिटल है 40 30 20 और पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद देखा गया कि ब्याज की गणना इन आंकड़ों पर 10% के स्थान पे 12% की रेट से कर दी गई। मतलब ब्याज देना तो था 10 और हमने दे दिया 12%। तो आप क्या करो, 2% इनसे छीन लो इनसे 2%। तो मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। खातों में सुधार करने के लिए ये खाता यूज़ किया जाता है। मैंने जैसे 40,000 का जैसे 2% आप निकालोगे तो 800 होगा। 800 रुपये एक्स को पहले मैंने ज़्यादा दे दिया था तो मैंने उससे छीन लिया। 30,000 का 2% 600 होता है और 20,000 का 2% 400 होता है। तो 800 600 1400 400 1800 रुपये। तो एक तो आप ये करो, 1800 रुपये का ब्याज इनसे छीन लो। फिर आपको एक काम याद रख के करना है, ये क्वेश्चन नहीं कहेगा, आपको याद करना है। उसमें आपको दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू एक्स वाई जेड। मतलब क्या सर, ये आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट खाता राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये एक तरह का 1800 रुपये का आपको लाभ हुआ है। कैसे हुआ है, क्योंकि आपने उनसे ब्याज छीन लिया वापस, तो आपको मतलब फर्म को लाभ हुआ है। और इन्होंने कुछ रेशो नहीं बोला तो इनका रेशो इक्वल मान लेता हूँ। तो 600 600 600। तो अगर आप अकाउंटेंट हो तो या तो आप दो एंट्री करो, मतलब मरीज को 2 सुई लगाओ, ये पहला इंजेक्शन लगाओ और फिर ये दूसरा इंजेक्शन लगाओ। आप चाहो तो 2 की जगह एक इंजेक्शन भी लगा सकते हो। उसमें क्या होगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्रेडिट डेबिट कैंसिल। एक्स को पहली बार आपने डेबिट किया और दूसरी बार आपने क्रेडिट किया, तो लब्बो लुबाब क्या निकला, क्या वर्ड है लब्बो लुबाब, क्या निकला 800 और 600, तो इसमें निकला 200। तो आप ऐसा करो, एक्स को 200 रुपये डी आर कर दो। ध्यान देना, वाई को आपने 600 डी आर किया, 600 सी आर किया, तो क्या निहाल कर दिया, एक बार डी आर किया, एक बार सी आर किया, एक बार जहर दिया, एक बार अमृत दिया, क्या निहाल किया, कुछ नहीं किया। और जेड को आपने यहाँ 400 से डेबिट किया और यहाँ 600 रुपये से आपने क्रेडिट किया, यानी इवेंचुअली आपने उसके खाते में क्रेडिट किया। तो बताओ, इतने बड़े क्वेश्चन की इतनी नन्ही सी एंट्री निकल के आई, एक्स टू जेड कैपिटल 200 रुपये। ओहो, पहला ही ऑप्शन एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल, ये बिल्कुल सही है। या तो 2 प्रविष्टियां करो या फिर नेट लब्बो लुबाब वाली एंट्री करो, ए इसका आंसर होगा। और दूसरे क्वेश्चन में तो अधिकतर बच्चे स्लिप हो जाते हैं। कितने ही बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके भेजा हुआ है, जब मैंने पहले कभी उनको क्वेश्चन भेजा था। इसमें शिप्रा और श्रुति थे, वो एक फर्म में पार्टनर हैं। फर्म के अंतिम खाते तैयार करने के बाद ये पाया गया कि शिप्रा को 2000 का वेतन नहीं दिया गया। बहुत सिंपल गलती करी, 2 पार्टनर थे, शिप्रा एक्टिव थी, शिप्रा को हम सैलरी देना भूल गए, तो सब लोग बोलेंगे अब दे दो। तो वो एंट्री कुछ यूँ करते हैं, सैलरी टू शिप्रा कैपिटल। फिर मैं कहता हूँ नहीं सैलरी तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पास्ट एरर है, भूली पुराने वर्ष की अशुद्धि है। तो बोलते हैं अच्छा सर ऐसा कर देंगे, अच्छा शिप्रा की जगह मैं पूरा ही शिप्रा लिखता हूँ, क्योंकि दोनों का नाम एस से है ना, फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो वो कहते हैं अच्छा सर सैलरी की जगह हम पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख देते हैं, और बस वो ये एंट्री करके रह जाते हैं और वो 2000 की एंट्री ये वाली कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस खाते को राइट ऑफ करना है। अब के बाद अगर आप समझ पाए तो फर्म को नुकसान हुआ है। शिप्रा ने जिद पकड़ ली, मेरे को वेतन चाहिए, मैं सॉरी भूल गई थी, मेरे को वेतन चाहिए, तो इसके खाते में वेतन जमा किया है, उसके चक्कर में फर्म को लॉस हुआ है। फर्म इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और ऊपर पार्टनर्स के नाम हैं, जैसे शिप्रास कैपिटल और ये है श्रुतिस कैपिटल, ठीक है। और रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल मान लेता हूँ, 1000 का। अब क्या निकला, लब्बो लुबाब। पहली एंट्री में और दूसरी एंट्री में सी आर डी आर कैंसिल। अब शिप्रा को देखो, शिप्रा एक बार क्रेडिट हुई और एक बार डेबिट हुई, लेकिन अमाउंट सेम नहीं है। शिप्रा क्रेडिट ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए आपको शिप्रा को
1,000 रुपये का शुद्ध क्रेडिट देना है और श्रुति डेबिट हो रही है, तो श्रुति को आपको डेबिट करना है। तो इस तरह से ये आंसर निकला, दोनों नाम सेम है, दोनों कजिन ही लग रही है, कजिन या ट्विंस ही लग रही है। श्रुतिस कैपिटल टू शिप्रास कैपिटल, ये आंसर निकला। पहला गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। सी आंसर ठीक है। श्रुति की पूंजी को DI करो, शिप्रा को CI करो, ठीक है। यूट्यूब वीडियो, PDF, क्विज और डेली प्रैक्टिस पेपर, 4 चीज़ें आपको अवेलेबल हुआ करेंगी आपसे हर चैप्टर की। ऐप पे जाइए या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, नहीं तो आप हमें सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको एक व्हाट्सअप चैनल पे जोड़ भी देंगे और आपके साथ वो कंटेंट शेयर भी कर देंगे। पढ़ाई करो धमाके से, दबा के पढ़ाई करो, ठीक है। सी इसका आंसर होगा, ये सी आंसर। चलो बाय।